दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल तिल्लासी में। आज हम देखने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, इसकी चाल कितनी होती है और इससे संबंधित क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रकाश से संबंधित, प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो लगभग कितना होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश एक साल में खालिस्तान किलोमीटर यात्रा कर सकता है। तो ये है 5 बिलियन, 10 बिलियन, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। इसी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है 27 अप्रैल 2016 की थर्ड पाली में। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, फैक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, 10 ट्रिलियन। तो इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं, ये क्या होता है। प्रकाश वर्ष लंबाई की मापन इकाई है। यह लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर के अंदर होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, मेडिवेक इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल का अनुपात होती है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। वैसे इसको म्यू से दर्शाते हैं, ये याद रख लीजिए, म्यू। तो ये होता है म्यू, माध्यम का अपवर्तनांक 1μ2 प्रथम माध्यम का द्वितीय माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट या विट्रियस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी सामग्री से प्रकाश आर पार हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? सबसे कम है हरा, नीला, बैंगनी और लाल। तो जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति का जो क्रम होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। मान के चलो ये एक स्लिट है, तो प्रकाश की किरणें ऊपर से होती हुई नीचे आती है। तो इसको हम बैजानी हैप्पी नाला के नाम से जान सकते हैं। बैंगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो बैंगनी रंग की जो आवृत्ति होती है सबसे अधिक होती है और लाल रंग की जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? लाल रंग की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम, जैसे कि हमने बताया, और बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। लाल और रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे संबंधित है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो जैसे कि हमने अभी बताया था कि बैंगनी रंग की जो आवृत्ति है वो सर्वाधिक होती है और लाल रंग की जो आवृत्ति सबसे कम होती है। तो जिस रंग की आवृत्ति अधिक होती है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जिसकी आवृत्ति सबसे कम होती है उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। तो ये उल्टा होता है, मतलब जैसे कि हमने देखा कि लाल रंग की आवृत्ति कम है, इसका मतलब लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका जान लेते थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? उत्तल दर्पण जो होता है वाहनों में, रियर व्यू मिरर के रूप में, शीशे की खिड़कियों में, मेकअप दर्पण में या कैलिडोस्कोप में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। वी
IMP क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमेशा बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में। जैसे कि आप जानते हैं कि हर प्रकार के जो वाहन होते हैं उनमें एक मिरर लगा हुआ रहता है जो पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। और उसमें जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, वो पीछे की वस्तु को देखने के लिए। तो उसमें वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर में वस्तुओं का प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु से छोटा एवं सीधा होता है, अर्थात उत्तल दर्पण में काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में बन जाता है। स्पष्ट है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसका उपयोग मोटर गाड़ियों में चालक के बगल से पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी इसका उपयोग होता है क्योंकि ये प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वाहनों में अपने व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में किया जाता है, तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा दर्पण होता है, कॉन्वेक्स दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एवेंजलिस्ट आइजैक न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया था। तो इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, बाइफोकल लेंस का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। निकट दृष्टि दोष के साथ साथ दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति द्विफोकसी लेंस वाले चश्मों का प्रयोग करते हैं जिसमें ऊपरी भाग दूर दृष्टि के लिए प्रयुक्त होता है। अवतल लेंस का बना होता है और निचला भाग पढ़ने के प्रयोजन से प्रयुक्त उत्तल लेंस का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? टेफ्लॉन से, हाइड्रोजेल से, नायलॉन से या माइका से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजेल से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के पावर को किस में मापा जाता है? लेंस की जो पावर है वो ऑप्शन है कि ल्यूमेन, डायोप्टर, कैंडेला या एवन। तो इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। उत्तल लेंस में जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई लेंस पर आपतित होती है तो यह लेंस अपवर्तन के पश्चात उन किरणों के मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है तथा अवतल लेंस इन किरणों को मुख्य अक्ष से दूर हटा देता है। इस प्रकार लेंस का कार्य उस पर निर्भर आपतित होने वाली किरणों को मोड़ता है। इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है 1/f, जहाँ f मीटर में होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एग्जाम के लिए और जीवन के लिए भी। 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लेना। समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? एक चम्मच जो होता है वो प्रतिबिंबन, अपवर्तन, धारण या केंद्र बिंदु, इन चारों में से एक ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है। ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 7/2016 की थर्ड वाली में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये होता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण कोई वस्तु जो है वो मुड़ी हुई प्रतीत कर दिखाई देती है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर
अपने रेखीय पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी क्षण अथवा चम्मच अपवर्तन के कारण ही टेढ़ी दिखाई देती है। प्रकाश अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह भी अपवर्तन का ही परिणाम है। तो ये इसमें से अपने 3 क्वेश्चन बनते हैं कि जो सिक्का है ऊपर वह क्यों उठाई देता है, वो भी अपवर्तन के कारण, तारे क्यों टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, और चम्मच अपवर्तन के कारण ही टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि कारण क्या है कि क्यों दिखाई देता है? यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है, और यह हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश किरणें जब वस्तुओं पर पड़ती है तो वे वस्तुओं से परावर्तित होकर देखने वाली की आंखों में प्रवेश करती है और वस्तु दिखाई देने लगती है। तो वस्तु में प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित करती है तथा कुछ भाग अवशोषित करती है। प्रकाश का परावर्तित भाग ही वस्तुओं का रंग निर्धारण करता है, जैसे गुलाब की पत्तियां हरे रंग को तथा पंखुड़ियां लाल प्रकाश को परावर्तित करने के कारण हरी एवं लाल दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा रंग सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? सफ़ेद, पीला, मैजेंटा या सियान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैजेंटा। जो रंग लाल और नीले के मिश्रण से बनता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। नीले, लाल एवं हरे रंग को उपयुक्त मात्रा में मिलाकर अन्य रंगों को प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। ये भी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है आपके लिए कि इन्हें प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो नीला, हरा और लाल को प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल और नीले रंग के मिश्रण से मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। पीला, मैजेंटा, पीकॉक ब्लू को द्वितीय रंग कहते हैं। जिन 2 रंगों को परस्पर मिलाने से सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें पूरक रंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रंगों के निम्नलिखित समूह में से किसका रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? जैसे कि हमने अभी बताया, लाल, नीला और हरा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रिज्म क्या करता है? ऑप्शन है कि प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, या प्रकाश को गुजरने से रोकता है, या उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है, या प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, या प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है, अतः इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की बूंदों से खालिस्तान होकर इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का प्रतिबिंबन, अपवर्तन, प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, प्रकाश का प्रसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इंद्रधनुष बनने का कारण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, अर्थात यह प्रायः पश्चिम में एवं सायंकाल पूर्व दिशा में ही दिखाई देता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग बाहर एवं बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार परावर्तन हो तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग अंदर की ओर कुछ धुंधला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? ऑप्शन है विद्युत उत्पादन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेंसर, पावर ट्रांसमिशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत उत्पादन। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। बालों के समान बारीक कांच के तारों से प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। वे तार जिन्हें ऑप्टिक्स फाइबर कहते हैं, कांच
अथवा पारदर्शी प्लास्टिक क्वार्ट्ज, नाइलॉन अथवा पॉलीस्टोन से बनते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर, नेटवर्किंग, सेंसर्स, दूरसंचार तथा पावर ट्रांसमिशन में सर्वाधिक होता है। इनका उपयोग विद्युत उत्पादन में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? कुल आंतरिक प्रतिबिंब का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचकांक, हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तीसरा है बिखराव और चौथा हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जब अपतित कोण को क्रांतिक कोण से और बड़ा कर दिया जाता है तो किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से चली थी। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरे की चमक अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। बिखराव के कारण यह हमें दिखाई देता है। अतः विकल्प इसका डी आंसर सही होगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।